हम सब थॉमस एंड फ्रेंड्स शो देखकर बड़े हुए हैं, जहां हमने देखा कि सोडोर आइलैंड के लोग और वहां के ट्रेन्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक ऐसा शहर जहां ट्रेन्स बात करते हैं, इंसानों को समझते हैं और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पर रियलिटी कुछ और ही है, कुछ बहुत भयानक, कुछ बहुत ही खौफनाक। ये सब शुरू हुआ प्रोफेसर विल से। प्रोफेसर विल 1903 को जर्मनी में पैदा हुए। बायोलॉजी और बायोफ्यूजन जैसे सब्जेक्ट्स पर उनका काफी इंटरेस्ट रहा। और तो और प्रोफेसर विल की पहचान बहुत ऊपर तक थी। इनफैक्ट 1930s के समय रूलिंग पार्टीज का हाथ उनके सर पर था। प्रोफेसर विल एक जीनियस थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरी दुनिया से छुपा के रखते थे। बहुत लोगों ने उनके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर सवाल उठाए, पर उन सब के आवाजों को डरा धमकाकर या पैसों से दबा दिया गया, क्योंकि प्रोफेसर विल से पंगा लेना मतलब गवर्नमेंट से पंगा लेना, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। प्रोफेसर विल का बेटा बड़े होकर अपने पिता की तरह ही बायोलॉजी और साथ ही इंजीनियरिंग करने लगा। प्रोफेसर विल के बेटे ने ह्यूमन बॉडी और मैकेनिकल चीजों के अटैचमेंट्स पर खूब नोट लिखा। वो उसे बायोफ्यूजन बुलाता था। उनकी सोच काफी अजीब थी, पर उनके पिता की तरह ही उन्हें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। जल्द सोडोर स्टेशन के पास कई सारे लैब्स बनी, शेड 17 भी। प्रोफेसर का एक बेटा हुआ, जो कि और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले, सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। थॉमस बड़ा ही प्यारा लड़का था। वो हमेशा स्टेशन में घूमता रहता था अपने कैमरे के साथ। Hi, Mr. Hartley. Morning, Thomas. थॉमस को ट्रेन से बड़ा लगाव था। सोडोर आइलैंड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी एक दिन Come on, we're gonna be late. What's the time? Thomas, get moving. Young Thomas loved following railway. He'd be out all the time, hoping to catch a new train on his camera. 11:45's coming through soon. He won't wait for us. Unfortunately, he didn't take as much notice to the safety signs. I'm not being late again. Have we missed it yet? Wait for the 11:45. Never mind the 11:45. You must be late again. Tommy, come on. It's always held up. थॉमस के पिता उसके बॉडी पार्ट्स को लेकर शेड 17 में घुस गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन थॉमस जिंदा है या नहीं ये अभी तक पता नहीं चला। प्रोफेसर विल आए अपने पोते को देखने, पर शेड 17 में घुसने के बाद वो भी बाहर नहीं आ रहे थे। दोनों बाप बेटे रेगुलरली बाहर से चीजें मंगवाते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी को भी शेड 17 के अंदर जाने नहीं दिया। एक साल बीत गया, पर किसी ने थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं सुना। एक साल तक शेड 17 से कुछ भी बाहर नहीं आया, तो ये ऑब्वियस था कि अभी तक थॉमस की बॉडी वहाँ अंदर ही मौजूद है। सोडोर आइलैंड में ये सवाल फैला कि क्या बेचारे थॉमस को फ्यूनरल तक नसीब नहीं होगा। एक साल बाद शेड 17 से थॉमस को बाहर निकाला गया। थॉमस ने मेरी तरफ देख हाई बोला और तभी एक लेडी बेहोश होकर गिर गई। थॉमस को देख मेरे से और रुका नहीं गया, तो मुझे शेड के साइड में भागना पड़ा। Hey, are you alright, Keith? 24 घंटों में थॉमस द टैंक इंजन का न्यूज इतनी तेजी से फैला कि दुनिया भर के न्यूज चैनल सब सोडोर आइलैंड में आ गिरे।
खूब सारे रिपोर्टर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया और सबका एक ही सवाल रहता था कि थॉमस को फर्स्ट टाइम देख के मैंने क्या किया। What did you think when you first came to meet Thomas the Tank Engine? What was your reaction when you first met a talking tank engine? हाँ, मैंने नेशनल टीवी पर सबके सामने उल्टी किया, बार बार। टाउन के बच्चे मुझे वॉमिट मैन बुलाने लगे। थॉमस के पिता और उसके दादाजी से बहुत सारे सवाल पूछे गए, मगर उन दोनों ने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना सही समझा। वो सवाल था कि क्या थॉमस कभी रेलवे के लिए काम करेगा। उनका जवाब था नहीं, क्योंकि थॉमस के इंजन को गर्म करना पड़ेगा उसे चलाने के लिए, और किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि क्या ऐसा करना सेफ होगा या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ के वजह से थॉमस के ऑर्गन्स डैमेज हुए तो वो मर भी सकता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के बिलियनर्स और बायोफ्यूज ट्रेन्स बनाने के लिए प्रोफेसर विल और उनके बेटे को अप्रोच करने लगे, पर उन्होंने सभी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज किया। मगर एक शख्स था जिसके वजह से इन सब बायोफ्यूज एक्सपेरिमेंट्स को वापस से शुरू किया गया। ये शख्स था सोडोर आइलैंड का रेलवे कंट्रोलर सर टोफम हैट। टोफम हैट असल में एक इवल पर्सन था जिसे बस पैसे बनाने से मतलब था। बायोफ्यूज ट्रेन्स पूरी दुनिया का अटेंशन सोडोर रेलवे स्टेशन पर ले जाएगा, जिससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, और वो ये बात अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने फोर्सफुली बायोफ्यूज ट्रेन्स के एक्सपेरिमेंट्स को वापस से चालू करवाया। कई सारे बायोफ्यूज ट्रेन्स बने जो बिना फ्यूल के ही चलते थे। हालांकि हेरल्ड द हेलीकॉप्टर को उड़ाने से बैन किया गया। उसे बनाने वाले ही उसकी गारंटी नहीं दे पा रहे थे। साथ ही बायोफ्यूज ट्रेन्स कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम बनते जा रहे थे रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। थॉमस, जो कि फर्स्ट बायोफ्यूज ट्रेन माना जाता था, वो इतने अच्छे से काम कर रहा था। हालांकि उसके बाद बनने वाले सभी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। मैविस डीजल इंजन एक्सपेरिमेंट एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैविस के अंदर फ्यूल डाला गया। शुरुआत में सब सही लग रहा था, लेकिन अचानक मैविस द इंजन के इंटरनल ऑर्गन्स जलने लगे। कुछ ही मिनटों में मैविस जलकर मर गया, जिसके बाद सभी बायोफ्यूज ट्रेन्स को फ्यूल देने से बैन किया गया। थॉमस के पापा ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया जब उन्हें पता चला कि पैसों के लिए बायोफ्यूज ट्रेन्स पर अत्याचार हो रहा था। यही सब देखते हुए थॉमस के दादाजी ने भी एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। प्रोफेसर विल अपने बायोफ्यूज ट्रेन्स के बुरे हालत को देख ये सदमा सह नहीं पाए, तो उन्होंने खुद को खत्म करना सही समझा। सोडोर आइलैंड में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बायोफ्यूज ट्रेन्स अब प्रॉफिटेबल सोर्सेस नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स का भंडार बन रहे थे, जिसको बहुत ही जल्द रेलवे डिपार्टमेंट को रोकना पड़ेगा। साथ ही थॉमस को एक बहुत ही बड़ा सच पता चला। आखिर क्या था वो सच और आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए देखे थॉमस द डेड एंड। You'll never laugh at me again. The rights of biofused engines will be ignored no more. The secrets of Sodor will be revealed. The state-sponsored torture of engines must be stopped. It must be late again. Thomas, come on. It's always held up.
अब तक आपने देखा कि एक ट्रेन एक्सीडेंट ने कैसे एक नादान बच्चे को एक टैंक इंजन बना डाला। थॉमस फर्स्ट बायोफ्यूज्ड इंजन माना जाने लगा, जिसके बाद टॉफम हेड के जोर देने पर थॉमस के पिता और उसके दादाजी ने कई सारे बायोफ्यूज्ड व्हीकल्स बनाए, मगर सबके सब धीरे धीरे सोडोर आइलैंड के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। इंजन्स या तो अपने आप मर जा रहे थे या फिर एक्सपेरिमेंट्स में मारे जा रहे थे। फायरमैन की उल्टियां और प्रोफेसर विल के मौत को देखते हुए शुरू करते हैं एपिसोड 2। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बाट, लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम, कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। सोडोर आइलैंड में अब एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था। इस बार गॉर्डन के अंदर फ्यूल डाला गया। ये एक्सपेरिमेंट एक सीक्रेट था, बस टॉफम हेड, डॉक्टर ओवन, फायरमैन और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड किया गया। अचानक गॉर्डन दर्द से चिल्लाने लगा और इससे पहले कोई कुछ करता गॉर्डन फट गया। गॉर्डन तो खत्म हुआ ही, साथ ही कई सारे कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। टॉफम हेड ने सबको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट काफी डेंजरस था जिसे उन्होंने चुपके से अंजाम दिया। किसी ने हेरल्ड द हेलीकॉप्टर को यूज करने के लिए सजेस्ट किया, जिसके बाद हेरल्ड में फ्यूल भरा गया। तुरंत सभी घायल कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के अंदर डाला गया। सब डर रहे थे कि क्या हेरल्ड उड़ पाएगा या बाकियों की तरह जल जाएगा, पर इस इमरजेंसी सिचुएशन में हेरल्ड पर ट्रस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। ऑर्डर मिलते ही हेरल्ड ने उड़ने का कोशिश किया। ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि हेरल्ड के वाइटल ऑर्गन्स रोटर से कनेक्टेड थे, तो जैसे ही रोटर घूमा उसके सारे ऑर्गन्स फट गए। पूरे सोडोर आइलैंड में बस एक ही बायोफ्यूज ट्रेन था जो अच्छे से काम कर रहा था, और वो था हेनरी। टेक्निकल इश्यूज के कारण एक दिन गलती से हेनरी को शेड 17 में भेज दिया गया। हेनरी ने शेड 17 को बस बाहर से देखा और फिर वहां से भाग गया। हेनरी ने शेड 17 में कुछ ऐसा देखा जो ना ही वो बता पा रहा था और ना ही अपने अंदर दबा पा रहा था। एक दिन हेनरी टॉफम हेड के ऑफिस पहुंचा। उस 10 मिनट उन दोनों के बीच क्या बातें हुए वो आज भी एक राज है। उस रात हेनरी ने थॉमस को शेड 17 से दूर रहने को कहा, जिसके ठीक अगले दिन हेनरी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। हेनरी जिंदा था, पर दोनों ड्राइवर्स जमीन पर मरे पड़े थे। टॉफम हेड एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचकर हेनरी को कहता है कि वो उसे क्रू में भेजेगा, जहां उसकी मरम्मत करके उसे वापस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेनरी बना दिया जाएगा। टॉफम हेड ने सरासर झूठ बोला। क्रू में इंजन्स की मरम्मत नहीं, बल्कि उनके पार्ट्स को खोलकर रिसाइकिल किया जाता है, और तो और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। टॉफम हेड को एक्सीडेंट से पहले स्पॉट पर देखा भी गया था। एक्चुअली टॉफम नहीं चाहता था कि हेनरी शेड 17 के बारे में किसी को भी बताए, तो उसने हेनरी को हमेशा के लिए ट्रैक से हटा दिया। हेनरी के चले जाने के बाद थॉमस बिना कुछ सोचे शेड 17 की तरफ बढ़ने लगा।
एक्साइटेड। मेरे को खोलकर नहीं है। इसके अंदर एक और थॉमस है जिसे केमिकल्स की मदद से खत्म किया जा ही रहा था कि तभी उसने कांच को तोड़ दिया और केमिकल पूरे शेड 17 में फैल गया। केमिकल के फैलने के कारण थॉमस का ये हालत हुआ और ये वाला थॉमस यहीं पे मर गया। थॉमस की दर्द भरी चीख को कुछ सोडोर आइलैंड के सिटीजन्स ने सुन लिया और तुरंत उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। रातों रात टॉफम हैट अपने सारे पैसों को लेकर भाग गया और फिर उसे कभी देखा नहीं गया। तुरंत सोल्जर्स आए और जो भी थ्रेड्स उनको मिला उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज किया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बायोफ्यूजन ट्रेन्स बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में फैल चुका था। पैसों की लालच में टॉफम हैट ने फॉर्मूला को बहुत सारे देशों को बेच दिया और तो और कई सारे लोग बायोफ्यूज ट्रेन्स बनने के लिए खुद को वॉलंटियर तक करने लगे। बायोफ्यूज ट्रेन्स बनाकर सोडोर आइलैंड ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसके वजह से ढेर सारा हंगामा हुआ। कई दिनों तक सोडोर रेलवे स्टेशन बंद रहा और टॉफम हैट पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हो गया। सारे सवाल हमारे वॉमिट मैन पे उठे जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कुछ टाइम बाद सेलिब्रिटीज की मदद से सोडोर रेलवे स्टेशन को दोबारा पॉपुलराइज किया गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन सिर्फ सोडोर आइलैंड में। टॉफम के भागने से सारा ब्लेम मुझ पे आया जबकि मैं बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है। उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता तो वो काम से निकाल देता और अब ऑर्डर को पूरा किया तो सब मुझ पर ही कूद रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि मैंने स्काई न्यूज चैनल पे टट्टी कर दी। You should know better than that. Bloody hell. टट्टी मान, टट्टी मान। जापान में फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया और बायोफ्यूज इंजिन्स को मजबूत और सेफ बनाया गया। जापान एक बहुत ही बड़ा देश है तो बेशक सोडोर आइलैंड से बेहतर रिसोर्सेस रखते हैं। चलिए एक नजर हम जापान के बॉक्सिंग रिंग पे देते हैं। वाह, कितने सारे लोग मौजूद हैं। आप अभी एक ऐसा मैच देखने जा रहे हो जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज काफी बड़ा मैच होने जा रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे लेफ्ट साइड पर है हमारे खास खिलाड़ी रोस्टर और मेरे राइट पे है जूडो।
मैच शुरू होता है अब। ये दोनों टैंक इंजन्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर आज बात है सर्वाइवल की, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जिंदा लौटेगा। दूर दूर से लोग आए हैं। लगातार मुक्कों की बारिश ने जूडो को नीचे गिरने पे मजबूर कर दिया। यही एक लौता मौका था जूडो को खत्म कर खुद सरवाइव करने का। उससे पहले कि वो उठता, रोस्टर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक जूडो मरा नहीं। दर्शकों तो सर्वाइवल के लिए रोस्टर को अपने दोस्त और दोस्ती दोनों की कुर्बानी देनी पड़ी। मजबूरी लोगों से पता नहीं क्या कुछ नहीं करवाता। बेशक रोस्टर ये मैच जीत गया, पर वो बहुत ज्यादा दुखी था। जापान ऐसे घिनौने काम करके खूब पैसे कमा रहा था और वहां की जनता भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे दिल खोल के। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। एनी और केविन दोनों की हाल ही में शादी हुई और एक दूसरे को ये दोनों बहुत प्यार करते थे। कहीं से इनको ये बात पता चला कि एक बार अगर ये बायोफ्यूज ट्रेन्स बन गए तो कभी नहीं मरेंगे और हमेशा साथ रह सकेंगे। तो इन्होंने खुद को बायोफ्यूज ट्रेन्स बनने के लिए वॉलंटियर किया। केविन एक ब्लैक इंजन बना और उसकी वाइफ एनी और What's the matter? What's happening? Please. रह सकेंगे। तो इन्होंने खुद को बायोफ्यूज ट्रेन्स बनने के लिए वॉलंटियर किया। केविन एक ब्लैक इंजन बना और उसकी वाइफ एनी और उसकी ट्विन सिस्टर एक कोच बने। एनी और उसकी ट्विन सिस्टर को देखते हुए साथ ही कई और ट्विन ट्रेन्स बने। एक दिन एनी और उसकी बहन पर कुछ पैसेंजर्स को डाला गया, पर जैसे ही वो बैठे चेयर से खून निकलने लगा। यहाँ तक कि बाथरूम में भी। एनी और उसकी बहन को रिपेयर करने का कोशिश किया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन दोनों को रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल करने से बैन कर दिया गया। केविन इस बात से बहुत खुश था कि अब उसकी वाइफ आराम से रहेगी बिना कुछ काम किए। कई देशों ने मिलकर जापान में एक बहुत ही बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम उन्होंने हिट लॉजिस्टिक्स रखा। ये ऑर्गेनाइजेशन बायोफ्यूज फार्मूला की मदद से सिर्फ ट्रेन से नहीं बल्कि कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। इनफैक्ट सोल्जर्स को बायोफ्यूज वेपन्स बनाकर जंग के लिए उन्हें रखने लगे। अब सोल्जर्स वेपन्स चला नहीं रहे थे, वो खुद वेपन्स बन रहे थे।
हिट लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे थे डॉक्टर ओवेंस, जो कि सेट 17 में भी काम कर चुके थे। मैंने डॉक्टर ओवेंस का एक सीक्रेट फुटेज देखा जिसमें वो गवर्नमेंट को अपने प्लान्स के बारे में बता रहा था। साथ ही उसने एक स्टोरेज के बारे में बताया जिसके अंदर कुछ बहुत ही डेडली बायोफ्यूज कुछ ऐसा है जो उसने सरकार को बताया। उस फुटेज में वो सरकार से प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। कुछ तो था उस स्टोरेज में कैद जिसे डॉक्टर ओवेंस छुपा रहे थे, पर सच को कितना भी छुपाओ कभी ना कभी बाहर निकल ही जाता है। और इस सच को दुनिया के सामने लाने का काम करता है केविन। जो भी बायोफ्यूज्ड इंजन अच्छे से काम नहीं करता, हिट लॉजिस्टिक्स उन्हें मार देता। वो लोग इंजन्स को ऐसे खत्म करते जिससे कि बाहर के लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि एनी की ट्विन को जिंदा रखना बेकार था, तो हिट लॉजिस्टिक्स वाले लैब में उसे जला रहे थे। किसी ने एक बार भी सोचा नहीं था कि एक ट्विन के जलने से दूसरा वाला भी आग में झुलस पड़ेगा। What's the matter? What's happening? Ellie, please, stay with me.